हेलो दोस्तों, वेरी वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं कृष्णा कुशवाहा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, यूट्यूब की इस सीरीज़ में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम यूनिट नंबर 7 की चर्चा करने वाले हैं। यूनिट नंबर 7 में कौन कौन से प्रश्न एमपी सेट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और किस टॉपिक को हमें पढ़ना नहीं चाहिए, किसको पढ़ना चाहिए, ये सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर 7 में पॉलिटिकल ज्योग्राफी है और कल्चरल और सोशल ज्योग्राफी है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लगातार रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं और बड़े ही सरल प्रश्न आते हैं, कभी कभी हमसे नहीं भी बनते हैं। तो इस तरीके से हमें किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना चाहिए, आज अपन इसकी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आए हैं उनकी भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो बेटा, शुरू कर लेते हैं इस सेशन को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा एमपी ज्योग्राफी के लिए स्पेशल बैच चल रहा है ऑल एग्जाम प्लेस पर, मात्र 2,999 रुपये में। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, बच्चे हैं, चाहें तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एमपी सेट एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए ये बैच स्पेशल आपके लिए डेडिकेट किया गया है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा सिलेबस समझ लेते हैं। सिलेबस जो हमारा है इस यूनिट नंबर, जो हमारी 7वीं यूनिट है, 7वीं यूनिट में हमारा सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल है। तो इसमें सबसे पहले अगर देखें सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल में, तो इसमें कौन से टॉपिक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिन पर मैं भी फोकस करता हूं और आपको भी फोकस करना चाहिए। तो इसमें संस्कृति की संकल्पना, ये संस्कृति की संकल्पना आपको पता होना चाहिए। संस्कृति की संकल्पना क्या है, क्या होती है संस्कृति, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। संस्कृति की जटिलताएं, क्षेत्र, प्रदेश, ये सारी संस्कृति से संबंधित ही टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। सांस्कृतिक विरासत, संस्कृति पारिस्थितिकी, सांस्कृतिक अभिसरण, सामाजिक संरचना, प्रक्रम, सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता। तो इसमें आपको सांस्कृतिक विरासत को पढ़ के जाना है। इसमें यूनेस्को को बहुत अच्छे से समझ के जाना, क्योंकि कई प्रकार की सांस्कृतिक और विरासत जो हमारे यहाँ की हैं उनको जो है यूनेस्को द्वारा दर्जा भी दिया जाता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे सांस्कृतिक विरासत क्या होती है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आपको पढ़ के जाना है। सांस्कृतिक अभिसरण को भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सामाजिक संरचना और प्रक्रम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी आईएमपी। सामाजिक संरचना और प्रक्रम को पढ़ के जाना है। सामाजिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। सामाजिक अपवर्जन, भारत में सामाजिक समूहों का स्थानीय वितरण, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं कहूंगा ये यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें जनजातियों से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जनजातियों को नहीं छोड़ना है, विशेष तौर पर भारत की जनजातियां आपको पढ़ना ही है। इसमें भारत की जनजातियां, उनकी धर्म और भाषाएं अच्छे से पढ़ना है। फिर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, ऋण पारिस्थितिकी, तो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, ऋणता पारिस्थितिकी, पोषण की स्थिति, निदान स्थिति, वर्गीकरण और स्थानीय एवं मौसमी वितरण का प्रतिरूप, विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में। तो ये वाला टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें वो पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, ऋणता पारिस्थितिकी और पोषण की स्थिति, पोषणता की स्थिति को पूछ रहे हैं। तो भारत के संदर्भ में इसको थोड़ा सा पढ़ना है हमें, ठीक है। हम इसकी बहुत अच्छे से डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे टॉपिक्स जो हैं, अगर बात करें यूनिट नंबर 7 में, मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है। तो आपको भारत के संदर्भ में अगर बात करें, पोषण की स्थिति क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसका वितरण, वर्गीकरण हमें मौसम के हिसाब से उसको देखना है। साथ ही साथ पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य सुरक्षा की योजना की नीति और भारत में स्वास्थ्य पर्यटन, तो भारत में स्वास्थ्य पर्यटन महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं स्वास्थ्य से संबंधित, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत में हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सी योजना है, कब चलाई गई हैं, जैसे अगर बात करें आईसीडीएस प्रोग्राम है ना, महिला बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें हमारी जो आयुष्मान भारत परियोजना है, तो इस तरीके की परियोजना हेल्थ से रिलेटेड है, उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। विशेष तौर पर भारत के संदर्भ में किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी परियोजना चलाई गई है, किस पंचवर्षीय योजना में हमें किस तरीके की हेल्थ से रिलेटेड योजना देखने को मिलती है, वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इसमें खासकर हेल्थ वाला टॉपिक, हेल्थ पर्यटन भी इसमें शामिल किया गया है, इसको दिमाग में रख लेना। और भारत की जनजातियों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसको ध्यान में रखना है। और थोड़ी सी संस्कृति से संबंधित टॉपिक को देख लेना, तो आपका सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल हो जाएगा। तो सांस्कृतिक भूगोल से ज़्यादा हमें जनजातियों के प्रश्न देखने को मिलते हैं और सामाजिक भूगोल में आपको स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है, विशेष तौर पर सरकार की योजनाओं से, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं दूसरा बेटा पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर।
पॉलिटिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे प्रश्न आते हैं, खासकर मैकेंडर, और अगर बात करें हम मैकेंडर की, और अगर मैकेंडर की देखें तो हार्टलैंड थ्योरी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और रेमलैंड सिद्धांत से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो परिसीमाएं और सरहद की संकल्पना, इससे प्रश्न आते हैं, महत्वपूर्ण है ये। विश्व स्तर पर भारत के संदर्भ में भारत की सीमाएं क्या हैं, और साथ ही साथ भारत की सरहद से कौन कौन से देश लगते हैं, पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या है, और सारी बातें इससे पूछी जाती हैं। यहाँ पर हार्टलैंड और रेमलैंड सिद्धांत तो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर इसको भूलना नहीं है, खासकर मैकेंडर को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। यहाँ पर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैकेंडर की हार्टलैंड सिद्धांत, और दूसरा है आपका अगर बात करें स्पाइकमैन का रेमलैंड सिद्धांत। ये दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद अगर बात करें हम राजनीतिक भूगोल की प्रवृत्ति और विकास, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना इसकी प्रवृत्ति और विकास को। संघवाद भूगोल से प्रश्न पूछे जाते हैं, संघवाद भूगोल को नहीं भूल सकते आप। भारत में निर्वाचन सुधार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन से कई प्रश्न पूछे गए, ऐसा लगता है कि पॉलिटी से प्रश्न आए, लेकिन वो पॉलिटी की नहीं है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और वैसे ही निर्वाचन आयोग आजकल बहुत ज्यादा एक प्रकार से सुर्खियों का विषय बना हुआ है SIR के कारण, तो कहीं ना कहीं भारत में निर्वाचन सुधार और निर्वाचन आयोग से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए, निर्वाचन के व्यवहार के निर्धारक आपको पता होना चाहिए। जलवायु परिवर्तन की भू राजनीति भी अच्छा टॉपिक है, इसमें से एक अच्छे से प्रश्न बन जाते हैं, हालांकि इसके जो प्रश्न हैं वो आपसे बन जाएंगे। विश्व संसाधनों की भू राजनीति, यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं। विश्व संसाधनों की भू राजनीति आपको अच्छे से पता होना चाहिए, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आपको ये टॉपिक बिल्कुल नहीं छोड़ना है। भारत की हिंद महासागरीय भू राजनीति बिल्कुल सही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिंद महासागर की भू राजनीति से बहुत सारे प्रश्न आए हैं, है ना, यहाँ मैं IMP लगा रहा हूँ, ठीक है। हिंद महासागर की जियो पॉलिटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कई द्वीपों से प्रश्न आते हैं, है ना, खासकर ब्रिटेन, USA और जो हमारे चाइना के साथ व्यापार हैं उनसे भी प्रश्न आते हैं। इसमें IR भी पूछा जाता है और जियो पॉलिटिक्स भी पूछी जाती है। प्रादेशिक सहयोग में कुछ संगठन है जैसे कि सार्क है, आसियान है, ओपेक है, EU है, इनसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इन संगठनों को भी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी में से तो प्रश्न अच्छे पूछे जाते हैं, इस पूरी यूनिट में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल ज्योग्राफी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद फिर विश्व में संसाधनों की नव राजनीति, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जो मैंने टॉपिक बताए हैं इसमें परिसीमा, सरहद, हार्टलैंड और रिमलैंड सिद्धांत, है ना, विश्व में संसाधनों की भू राजनीति, हिंद महासागर की भू राजनीति बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाइएगा, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि लगातार इससे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और प्रश्न आते ही हैं, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसको तो पढ़ के जाइएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण है उनको पढ़ सकते हो, कौन से छोड़ भी सकते हैं आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं, ऐसे प्रश्न जो PYQ हैं और हमारी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, इसको देख लेते हैं, पढ़िएगा आप लोग। पहला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका देशों में कौन सा देश ओपेक गुट का सदस्य है। तो ओपेक देखिए आ गया, ओपेक से, सार्क से, है ना, आसियान से, EU से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओपेक गुट का जो कि 1960 में बना था, कौन सा देश इसका सदस्य देश रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा बेटा, वेनेजुएला। वेनेजुएला इसका सदस्य देश है बेटा, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी, तो वेनेजुएला एक सदस्य देश है। पेरू इसका देश सदस्य नहीं है, कोलंबिया भी नहीं है, और ब्राजील, कोलंबिया हाल ही में हट गया है तो कोलंबिया भी अब इसका सदस्य नहीं रहा। तो ये 4 देश में से वेनेजुएला का इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इसके सदस्य या संस्थापक देशों में से एक था वेनेजुएला, तो वेनेजुएला इज द राइट आंसर। ओपेक क्या होता है तो आपको पता ही होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं उनका है, तो ओपेक के बारे में आपको पढ़ना चाहिए। आधुनिक राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, कितने बार न जाने ये प्रश्न पूछा गया है। तो आधुनिक राजनीतिक भूगोल का जनक है, मैंने पढ़ाया है, कितनी बार पढ़ाया है ना, कई बार बोला है कि ये वाला प्रश्न तो रट लो भैया। जब मैं आपको ज्योग्राफिकल थॉट पढ़ा रहा यूनिट नंबर 8 तब भी बताया है, और यूनिट नंबर 7 पढ़ा रहा 7 वाली यूनिट पढ़ा रहा हूँ तब भी मैंने ये कई बार बताया है। रेड जेल इसके जनक है। इसके बाद मैकेंडर का रणनीतिक मानचित्र किस प्रक्षेप पर आधारित था और किसने अंटार्कटिक क्षेत्रों को
अंतर्जनित अंतररंजित दिखाया है किसमें। तो मैंने जब मैकेंडर की थ्योरी पढ़ाई थी और यूनिट नंबर 8 पढ़ाई थी तब इसको 2 बार बताया था कि ये प्रश्न पूछा जाता है। मैकेंडर ने अपने अगर बात करें हार्टलैंड को बनाने के लिए, अंटार्कटिक क्षेत्र को बताने के लिए मर्केटर प्रक्षेप का यूज किया था। तो यहाँ पर सही आंसर आएगा मर्केटर प्रक्षेप। ठीक है। इसके अलावा किस संगठन ने अंटार्कटिक के तट को हिंद महासागर की दक्षिण सीमा माना है? ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है। हिंद महासागर की दक्षिणी सीमा बहुत सारे बच्चे क्या लगाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र संगठन आईएमओ लगाते हैं। आईएमओ नहीं है, आईएचओ है, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है? तो यहाँ पर इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन बोलते हैं, इसने अंटार्कटिक के तट को, जो अंटार्कटिक का तट है जो हिंद महासागर से लगता है, उसकी दक्षिणी सीमा का मापन किया है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि 24 में पूछा गया था। 1953 में आईएचओ की स्थापना हुई है ना। फिर बेंगा या घोंगा रोग किस प्रकार के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है? तो बेंगा या घोंगा रोग उस क्षेत्र में पाया जाता है जो समुद्र से दूर होते हैं, पर्वतों से दूर, जहां पर आयोडीन की कमी होती है। तो आयोडीन की कमी कहाँ से? समुद्र के समीप नहीं, समुद्र में तो बहुत ज्यादा आयोडीन होता है। जहाँ आयोडीन की अधिक मात्रा है नहीं, मच्छरों से ग्रसित क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं है। ग्लेशियर माउंटेन्स, हिमाच्छादित पर्वतीय क्षेत्रों में, बिल्कुल सही है क्योंकि ये समुद्र से दूर हैं तो यहाँ आयोडीन की कमी पाई जाएगी। तो इसका सही आंसर है डी, आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में। तो ऐसे क्षेत्र जो समुद्र तट से दूर होते हैं, पर्वतों से पर्वतीय हैं, या ऐसी क्षेत्र हैं जो तटों के पास जहाँ बहुत ज़्यादा आयोडीन पाया जाता है उससे बहुत दूर होते हैं, वहीं पर अगर बात करें हम, मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है और वहां पर जो है रोग कौन सा उत्पन्न होता है बेटा? घेंगा रोग उत्पन्न होता है। अफ्रीकी कंट्री में ऐसा हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, खासकर मध्य अफ्रीका वाले जो देश हैं वहां पर ज्यादा देखने को मिलता है। भारत के किस राज्य में एसटी का अनुपात सर्वाधिक है? अनुसूचित जनजाति का अनुपात सबसे ज्यादा कहां पर है? तो अगर अनुपात प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो वो मिजोरम आएगा, और जनसंख्या में पूछा जाता तो मध्य प्रदेश आता। तो यहाँ पर अनुपात सर्वाधिक है और प्रतिशत में पूछा जा रहा है तो मिजोरम। यहाँ पर 1 मिनट, ये अनुपात पूछा जा रहा है यानी कुल भौगोलिक क्षेत्र का अनुपात पूछा जा रहा है, तो मिजोरम यानी प्रतिशत ही है, वही बात है। तो मिजोरम इसका सही आंसर आएगा। मिजोरम का देखो 94% जनसंख्या एसटी वाली है। मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन अगर देखें एसटी की सबसे ज्यादा है, लेकिन कुल भौगोलिक क्षेत्र से अनुपात निकालेंगे तो परसेंटेज मिजोरम का सबसे ज्यादा आता है। ठीक है। भारत में अनुसूचित जाति की जनसंख्या मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? शुष्क क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में। हाँ, सबसे ज्यादा हमारे जो 7 सिस्टर राज्य है ना, पूर्वोत्तर राज्य पर्वतीय है, वहीं पर सबसे ज्यादा जनजातियां हैं। तो आंसर इसका बी होगा। 1 मिनट, जनजाति नहीं पूछा, सॉरी, मैंने इसको शेड्यूल कास्ट पूछा है, माफ करना बेटा, शेड्यूल कास्ट पूछा है। शेड्यूल कास्ट तो सबसे ज्यादा कहाँ है? उत्तर के विशाल मैदानों में, जलोढ़ मैदानों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। सॉरी, इसका सही आंसर क्या आएगा बेटा? इसका सही आंसर आएगा एल्यूवियल प्लेन यानी जलोढ़ के मैदान। तो जो हमारे जलोढ़ के मैदान है, खास करके राजस्थान का मैदान, पंजाब उत्तर प्रदेश और क्या बोलते हैं बिहार के जो मैदान है, यहाँ पर एससी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो देखो पढ़ने में मेरे से भी मिस्टेक हो गई, ऐसा आपका पेपर में भी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट पूछा गया है, अनुसूचित जाति सबसे ज्यादा संकेंद्रण उत्तर के मैदानों में है, जहां पर जलोढ़ के मैदान हमें देखने को मिलते हैं। फिर भारत में संथाल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? संथाल कहाँ पाई जाती है? तो संथाल हमारे पूर्वी भारत में पाई जाती है, खासकर छोटा नागपुर रीजन में। यहाँ पर भी वो लगा दो, छोटा नागपुर के रीजन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका सही आंसर बी आएगा। यहाँ हर परिवार में पशु रखे जाते हैं, या किस देश की जनजाति की विशेषता है? एमपी सेट 2018 का प्रश्न है। तिब्बत की खम्पा जाति, केन्या की मसाई, ग्रीनलैंड की एस्किमो और श्रीलंका की नगना पशु रखे जाते हैं। तो तिब्बत की खम्पा तो पशु हर परिवार में, ग्रीनलैंड में एस्किमो है तो ये वो तो कुत्ते पालते हैं, हर में तो नहीं रखे जाएंगे, ये तो यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। श्रीलंका की नगना हो सकती है, तिब्बत की खम्पा तो नहीं आएगी क्योंकि हर क्षेत्र हर उसमें तो पशु नहीं होंगे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में हर घर में पशु तो नहीं हो सकते। केन्या की मसाई हो सकती है इसका आंसर, एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर सही है इसका। तो इसका आंसर सही है, केन्या की मसाई जनजाति बहुत बड़ी पशुपालक होती है। ठीक है, तो ये पशुपालक
है जनजाति घूमंत पशुपालक जनजाति है, तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बी इज द राइट आंसर। तो राज्य के जैविक सिद्धांत के समर्थक कौन है, तो रेड जेल साहब को आपको नहीं भूलना चाहिए। कहाँ है रेड जेल, यहाँ है। रेड जेल ने ही राज्य का जैविक सिद्धांत दिया है एंथ्रोपोज्योग्राफी में। बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, घिसा पिटा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। लेप्चा जनजाति किस मानव प्रजाति समूह से संबंधित है? लेप्चा तिब्बत की जनजाति है, तिब्बत में है, सिक्किम में पाई जाती है, तो सिक्किम की जनजाति है। तो सिक्किम और तिब्बत में मंगोलाइड प्रजाति है। काकेसाइड तो नहीं आएगी, नीग्रो नहीं आएगी, मंगोलाइड ही आएगी, ये भी नहीं आएगी ऑस्ट्रेलाइड। तो लेप्चा बेटा सिक्किम की जनजाति है और सिक्किम में मंगोलाइड पाए जाते हैं। देखिए सिक्किम और भूटान की जनजाति है लेप्चा, तिब्बत में भी होते हैं लेप्चा। 56 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था? तो भाषा के आधार पर आपको पता है फजल अली आयोग बना था, और फजल अली आयोग भाषा के आधार पर गठन किया गया आयोग था। इसी ने भाषा के आधार पर 14 राज्यों का गठन करवाया था। तो भाषा के आधार पर है, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इस तरीके से मैंने आपको बेटा प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए यूनिट नंबर 7 से वो बताए हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। क्या पढ़ना है इस यूनिट से, क्या नहीं पढ़ना है, वो आप इन प्रश्नों से असेसमेंट कर सकते हो। तो कैसा लगा सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर हमसे जुड़िएगा। आज सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़े इससे। और चाहें तो आप अपनी तैयारी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे ऑल एग्जाम प्लेस में ज्योग्राफी का एक डेडिकेटेड बैच चल रहा है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में यूनिट नंबर 8 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।